एक प्योरली नेचुरल फेनोमेनन है जो न्यूक्लियस से होता है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियस में अनस्टेबिलिटी होती है। किस न्यूक्लियस में अनस्टेबिलिटी होगी, इसकी कई सारी थ्योरीज टाइम टू टाइम आती रही। आपने नोटिस किया होगा पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में एक सर्टेन वन एटॉमिक नंबर 1 है 18, इसके बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर क्यों नहीं होगा? हो सकता है ना इसके बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर, इसके बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ है ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं है, और चांसेस है कि होंगे भी नहीं। इसका एक कारण है, न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर मत बात कर, न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर साइज के बाद अनस्टेबल हो जाता है। कुछ न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। मैं थ्योरीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी बोल रहा हूं, वो सब बाद में पढ़ेंगे एक क्लास के बाद। तो थ्योरीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी में हमने ये कहा कि कुछ एटम्स अनस्टेबल होते हैं। कुछ एटम्स कौन से एटम्स अनस्टेबल होते हैं ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मत बात कर। देयर आर सम एटम्स दैट आर अनस्टेबल जनरली। क्या हो गया? लेट के बाद एटॉमिक नंबर 82, लेट के एटॉमिक नंबर 82, उसके बाद जितने भी एटम्स है वो सारे रेडियो एक्टिव होंगे। ये एटम्स अनस्टेबल होते हैं, ये रेडियो एक्टिव डिके करते हैं, ये रेडियो एक्टिव डिके करते हैं, उसके बाद ये स्टेबल हो जाते हैं ना। ये जो रेडियो एक्टिव डिके है, सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके दे एमिट आइदर अल्फा और बीटा पार्टिकल। अगर अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, जिस वक्त वो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा उस वक्त वो बीटा पार्टिकल एमिट नहीं कर सकता। अल्फा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है, हम चार्ट में पढ़ेंगे। आइदर अल्फा और बीटा लिखा है। जब अल्फा करेगा, न्यूक्लियस में चेंज ऐसा होता है, जब अल्फा करेगा तो बीटा कर ही नहीं सकता है वो, और जब वो बीटा कर रहा है तो अल्फा नहीं करेगा। अल्फा पार्टिकल कौन एमिट करेंगे? जब एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होगा। जब एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होगा अल्फा पार्टिकल तभी एमिट होगा। बीटा पार्टिकल कौन एमिट करता है? स्मॉलर न्यूक्लियस, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके रेडियो आइसोटोप्स। ये बड़े वाले न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल एमिट नहीं करेंगे। हाँ, अब एक बड़ा वाला न्यूक्लियस था, वो पहले अल्फा एमिट किया, उसके बाद वो एक बीटा एमिट किया, फिर एक बीटा एमिट किया। बड़े न्यूक्लियस से अल्फा निकलेगा, छोटे न्यूक्लियस से अल्फा नहीं निकलेगा। छोटे न्यूक्लियस बस बीटा पार्टिकल एमिट करते। इसके बाद मान लो एक एटम है मेरे पास एक्स, इसने एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया, तो ये बन गया एक्स डैश। इसको हम बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियस, इसको या फिर बोलेंगे पेरेंट एटम, और ये हो जाएगा डॉटर एटम। ये क्या चेंज कर रहा हूं मैं? न्यूक्लियस चेंज कर रहा हूं। मैं बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहा। न्यूक्लियस बदलने से एटॉमिक नंबर बदल जाएगा, और एटॉमिक नंबर बदलने से एटम भी बदल जाएंगे। आप समझे मैंने क्या कहा? ये सब कुछ कहां से हो रहा है? न्यूक्लियस से। ये एक न्यूक्लियस न्यूक्लियस से होने वाला फेनोमेनन है, न्यूक्लियर फेनोमेनन। आपको कैसे पता कि ये न्यूक्लियर फेनोमेनन है? इलेक्ट्रॉन्स जब पार्टिसिपेट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स जब किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब उस रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी जब होती है, क्या टेम्परेचर, क्या प्रेशर, क्या कैटलिस्ट, कोई लेना देना नहीं। ये जब होगा अपने आप होगा। ये न्यूक्लियस होने वाला फेनोमेनन है। हमने टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर चेंज किया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तब हमने कंक्लूजन निकाला कि ये न्यूक्लियस से हो रहा है, बाहर से नहीं। अब ये एक्स डैश, ये मानो एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया, ये डॉटर एटम बन गया। अब ये अल्फा एमिट तो कर दिया, इसके पास थोड़ी एनर्जी ज्यादा रह गई। अगर इसके पास थोड़ी सी भी एनर्जी ज्यादा है तो ये स्टार देके लिखा जाएगा। कॉपी में भी, क्वेश्चन में भी, बुक में भी ऐसे ही आएगा। अगर इसने स्टार देके लिखा है मतलब इसके पास थोड़ी ज्यादा एनर्जी। अभी वो एक्स्ट्रा एनर्जी एमिट कर देगा। अब वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये एक्स्ट्रा ही रहेगा। ये कोई पार्टिकल एमिट नहीं कर रहा है, इसने पार्टिकल यहाँ एमिट किया था। अगर पार्टिकल एमिट करता है तो वो न्यूक्लियस बदल गई। ये अगर पेरेंट एटम था, इसको मैंने डॉटर एलिमेंट निकला है, ये एक्स डैश, ये अलग है। अच्छा, ये अगर स्टार लगा है तो इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ये एक्स डैश ही रहेगा। प्लस हम क्या लिखेंगे? गामा रेडिएशन। अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, लेकिन गामा बस एनर्जी है। अल्फा एमिट करेगा तो एक पार्टिकल एमिट हुआ है, बीटा एमिट करेगा तो एक पार्टिकल एमिट हुआ है। अल्फा एमिट करने के बाद इस डॉटर एलिमेंट के पास अगर थोड़ी ज्यादा एनर्जी रह गई तो इसको स्टार देके लिखे। स्टार देके लिखना मतलब इसके पास जरूरत से ज्यादा एनर्जी, तो नेक्स्ट टाइम वो सिर्फ एनर्जी एमिट करेगा। नेक्स्ट टाइम वो सिर्फ एनर्जी एमिट करेगा, और उसके न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आएगा। ये अगर एक्स डैश है तो ये एक्स डैश ही रहेगा। यहाँ स्टार था, यहाँ स्टार नहीं लिखेंगे, वो गामा रेडिएशन बन के निकल गया, वो एनर्जी निकल गई।
ये कोई पार्टिकल नहीं है, इसका कोई मास नहीं है, ये बस एनर्जी है। अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल है। और दो पॉइंट है। नंबर 3, अच्छा अल्फा और बीटा पार्टिकल निकलना, ये प्राइमरी कंडीशन है। अल्फा और बीटा निकलने के बाद अगर न्यूक्लियस में ज्यादा एनर्जी है तो वो क्या एमिट करेगा? हाँ, तो गामा जो रेडिएशन है, गामा जो एमिशन है, वो एक सेकेंडरी इफेक्ट है। द एमिशन ऑफ गामा रेडिएशन इज सेकेंडरी इफेक्ट। नंबर 4, जो एटम होगा वो एट ए टाइम एक ही डिसइंटीग्रेशन करेगा। अगर वो अल्फा एमिट कर रहा है तो वो बस अल्फा ही करेगा। कहने का क्या मतलब है? सपोज मेरे पास यूरेनियम है, यूरेनियम 238 92, ये एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया। ये अगर अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट होगा बिंदु, ये ऊपर वाला क्या होता है? मास नंबर। ये नीचे वाला क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, इसका मास नंबर 4 कम हो जाएगा और इसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा। तो ये एक्स बना, कुछ भी एक बना ये। अच्छा, ये 238, ये थोरियम बनेगा। ये 92 है, ये कितना हो जाएगा? 90। और ये कितना हो जाएगा? 234। अच्छा, अब मैं यहां से एक बीटा एमिट कराया। अगर अल्फा एमिट होगा तो मास नंबर 4 कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 कम। अगर बीटा एमिट होगा तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, मास नंबर वही रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रोटेक्टियम हो जाएगा 91। और ये कितना रहेगा? 234। अच्छा, ये अगर एक फिर बीटा एमिट करता है, ये अगर फिर एक बीटा एमिट करता है, बीटा एमिशन में क्या होता है? मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 92 किसका है? यूरेनियम का। ये यूरेनियम 92, और ये कितना हो गया? 234। अच्छा, ये और ये क्या रिलेशन रखते हैं यार? आइसोटोप्स। ये बात समझे? तो ये समझे क्या? अब मुझे एक बात बताइए, अल्फा किसने मीट किया है? यूरेनियम। बीटा यूरेनियम ने मीट किया है क्या? नहीं, बीटा एमिट कोई और किया है, फिर बीटा एमिट हुआ। किसने किया है? किसी और ने। इसने बस अल्फा एमिट किया और ये बदल गया। ये जो बना इसने बीटा एमिट किया, फिर ये बदल गया। फिर इसने बीटा एमिट किया, इसने दो बीटा एमिट नहीं किया, इसने तो बस एक ही बीटा एमिट किया। ये बीटा एमिट करके बदल गया, इसने फिर दूसरा बीटा एमिट किया। तो एक एटम एट ए टाइम एक ही डिसइंटीग्रेशन करेगा, दो नहीं। वन एटम अंडरगो ओनली वन डिसइंटीग्रेशन एट ए टाइम। एक एटम कभी भी दो डिसइंटीग्रेशन नहीं करेगा। अल्फा एमिट करने के बाद ही तो उसका न्यूक्लियस बदल गया, वो तो रहा ही नहीं। द मोमेंट इट लूजेस अल्फा इट चेंजेस। अरे एटॉमिक नंबर बदल गया, एटॉमिक नंबर बदल गया मतलब एटम बदल गया। कार्बन 6, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, उसको कार्बन लिखोगे क्या? वो नाइट्रोजन हो चुका। तो ये अलग एटम है, ये अलग एटम, ये अलग न्यूक्लियस, ये अलग न्यूक्लियस। इसने बस एक ही एमिशन, बाकी एमिशन ये करेगा। ये एमिट करने के बाद बदल गया। तो फोर्थ पॉइंट में क्या लिख रहा हूं? वन एटम अंडरगोज, हाँ, वन एटम अंडरगोज वन रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या डीके एट अ टाइम। ये 4 नंबर। 5 नंबर, द नेचर ऑफ डॉटर एलिमेंट। द नेचर ऑफ डॉटर एलिमेंट, डॉटर एलिमेंट का नेचर कैसा होगा, किस पर डिपेंड करेगा? कौन सा पार्टिकल एमिट हुआ है। अगर अल्फा एमिट हुआ है तो उसका और पेरेंट का रिलेशन क्या होगा, वो अभी बात बताया मैं। अगर बीटा एमिट होगा तो डॉटर और पेरेंट में रिलेशन क्या होगा, वो भी अभी बात किया मैं, इसको दोबारा लिखाऊंगा। जो डॉटर एलिमेंट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? कौन सा पार्टिकल एमिट हुआ है। द नेचर ऑफ डॉटर एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल, ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल एमिटेड। अब क्लास में आप लोगों में से बहुत जन है जिसको कुछ समझ नहीं आया ये क्या लिखा मैंने। अब धीरे धीरे ये अनफोल्ड हो जाएगा, ये सब मैंने क्या लिखा। अब हम बैक टाइम जाते हैं। आपको एक स्केलेटन बता दिया मैंने। कोई एटम क्या होगा? अनस्टेबल। वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? एमिशन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डीके। ये कहां से होगा? न्यूक्लियस से। मतलब न्यूक्लियस ही बदल रहा है पूरा का पूरा।
अच्छा, न्यूक्लियस जब बदलेगा तो वो क्या एमिट करेगा? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा प्राइमरी इफेक्ट है। अल्फा और बीटा के बाद एनर्जी ज्यादा रह जाती है तब वो क्या एमिट करता है? ये सेकेंडरी इफेक्ट है, ये प्राइमरी इफेक्ट नहीं है। एक एटम एक वक्त में एक ही डिसइंटीग्रेशन करेगा, या तो अल्फा करेगा या फिर बीटा, बाकी एमिशन दूसरा कोई और करेगा। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, जो डॉटर एलिमेंट बनेगा उसका नेचर किस पे डिपेंड करेगा? इस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा पार्टिकल पेरेंट ने एमिट किया है। ये नोट करो। ऑर्गेनाइजेशन वो तो अभी ऐड किया, 2015 में ऐड किया। उसके पहले देखना। ए, अरे सुनिए। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी में हुआ क्या था? कुछ एटम्स अनस्टेबल जो है, कुछ अनस्टेबल एटम्स इनविजिबल रेज एमिट करते थे। इसको पहली दफा देखा था बेक्यूरेल ने। अनस्टेबल एटम्स ये इनविजिबल रेज एमिट करते थे। पहले इनको हम नाम देते थे बेक्यूरल रेज। मत बात करो आपस में। दे वर प्रीवियसली नोन एज बेक्यूरल रेज। इनकी कोई प्रॉपर्टी, तेरे घर से है? हाँ, सैवेज। इन इन कुछ एटम्स अनस्टेबल होते हैं, वो इनविजिबल रेज एमिट करते हैं। माहौल बना रहा हूं मैं। वो वो इनविजिबल रेज एमिट करते हैं। पहले इनको नाम दिया था बेक्यूरल रेज। अब बाद में रदरफोर्ड ने स्टडी करी। ये कैसे पता लगा कि इनविजिबल रेज एमिट करते हैं? बेक्यूरल के लैब में एक सिल्वर ब्रोमाइड की फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी। वो फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्टेड हो गई। अब फोटोग्राफिक प्लेट कैसे अफेक्ट हो सकती है? बाद में उन्हें याद है कि उस लॉकर में जहां फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी उसमें उन्होंने एक यूरेनियम का टुकड़ा रखा था, वो भी एल्यूमिनियम फॉयल में पैक करके। अब इंटरेस्टिंग बात तो यही थी, जब वो एल्यूमिनियम फॉयल में पैक था तो एल्यूमिनियम का अपना एक थिकनेस होता है और वहां लाइट गई नहीं। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब सिल्वर ब्रोमाइड की एक कोटिंग है, वहां अगर कोई एनर्जी आएगी तो वो सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक हो जाएगा, और फिर वहां जहां ब्रेक हो जाएगा वहां तुम्हें एक स्पॉट मिलेगा। तुमने पढ़ा होगा सिल्वर के सॉल्ट लाइट में टूट जाते हैं, आपने पढ़ा है ना? सिल्वर सॉल्ट्स डिकम्पोज ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट, क्लास 9 में। व्हाई सिल्वर सॉल्ट्स आर स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल्स, क्लास 9 के केमिकल चेंजेस इन रिएक्शन में नहीं पढ़ी ना? बोल रही हो। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर सॉल्ट्स, ये लाइट के एक्सपोजर में ब्रेक हो जाते हैं, तो फोटोग्राफिक प्लेट में हम सिल्वर सॉल्ट्स की कोटिंग रखते हैं। अब जब उनके लॉकर में सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग थी, वो तो लाइट से खराब होती, पर लॉकर में तो अंधेरा था। फिर जब उन्होंने सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग निकाली तो उन्होंने देखा कि वो फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्ट हो चुकी है। तो किसने किया? अब उस लॉकर में यूरेनियम था। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये थी, यूरेनियम एल्यूमिनियम फॉयल में पैक्ड था। एल्यूमिनियम फॉयल में अगर यूरेनियम पैक्ड था तो उस लाइट वहां से निकली कैसे? मतलब ये कुछ ऐसा है जो मैटर को भी पेनिट्रेट कर रहा है। वही उन्होंने कहा, अच्छा दिख कुछ नहीं रहा है लेकिन अफेक्ट हो रहा है, तो बेकरेल ने नाम दिया इनविजिबल रेज। अब रदरफोर्ड उनको स्टडी करना शुरू करते हैं। रदरफोर्ड क्या करते हैं, ये इनविजिबल रेज यहाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं पॉजिटिव, और यहाँ लगा देते हैं नेगेटिव। तो उन्होंने देखा कुछ इनविजिबल रेज पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब ये पक्का से नेगेटिव चार्ज है। इनको नाम दिया हमने बीटा पार्टिकल। और कुछ नेगेटिव की तरफ आ गई, ये जो नेगेटिव की तरफ आ गई ये खुद पॉजिटिव चार्ज है, इनको हमने नाम दिया ये अल्फा पार्टिकल है। और कुछ अनडिफ्लेक्टेड थी, कुछ अनडिफ्लेक्टेड थी, इनको हमने नाम दिया गामा रेडिएशन। ये जो पूरा डायग्राम है ये रेडियो एक्टिविटी था। गामा रेडिएशन होता है ना, एनर्जी होती है। हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, उसमें गामा था। गामा का कोई मास है? गामा, एक्स रे, यूवी, विजिबल, ये सब क्या था? लैम्डा। लैम्डा मतलब वेव, वेव मतलब मास नहीं, वेव मतलब फ्रीक्वेंसी। ये सब क्या है? रेडिएशन।
गामा रेडिएशन है, गामा कोई पार्टिकल नहीं। अच्छा ये पूरा रेडियो एक्टिविटी। आपको कोई पूछेगा रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन। हाँ पढ़ेगा यार। ये कौन सा? ये रे इनविजिबल है। यहाँ पॉजिटिव प्लेट पे कुछ गया है, यहाँ हमने सिल्वर ब्रोमाइड की प्लेट रखी है और यहाँ पे हमने सिल्वर ब्रोमाइड की प्लेट रखी है, ये अफेक्ट हो रहा है। ये रदरफोर्ड की स्टडी थी। अच्छा अब सुनो। हाँ ये यही तो बात है, ये तुम्हारे एनर्जी का मोहताज नहीं है। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस मतलब, स्पॉन्टेनियस मतलब, स्पॉन्टेनियस इज नॉट इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस इज अभी होगा, स्पॉन्टेनियस इज जब भी होगा अपने आप होगा। तो रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इन रेडियो एक्टिविटी unstable atom undergoes radioactive disintegration to emit either alpha or beta and gamma। ये रेडियोएक्टिविटी का डेफिनेशन। रेडियोएक्टिविटी बोलो। अगर स्टेबल हो गया तो गामा एमिट करने की जरूरत नहीं है, पर कभी कभी एनर्जी स्टेबल हो गया ना, वो सेकेंडरी इफेक्ट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो पहले नोट करा दे। अगर अल्फा बीटा एमिट हो रहा है तो एकदम से स्टेबिलिटी आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। हम कॉपी में सिंपल इक्वेशन दिखने के लिए बाद में नहीं दिखाते, पर थोड़ी बहुत एनर्जी बाद में वो एमिट करता है। अगर बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो फिर गामा एमिट हो जाता है, अल्फा में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। रेडियोएक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेनन, remains unaffected by temperature, pressure, catalyst, heat। ये बात समझे, ये क्वेश्चन आता है व्हाई रेडियोएक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेनन, बस ये लिख देना एक लाइन का। बिकॉज इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एंड हीट, कॉमा इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस, मैंने स्पॉन्टेनियस लिखा है, नॉट इंस्टेंटेनियस। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वेयर an unstable nucleus emits either alpha or beta and gamma radiation, either alpha or beta particle and gamma radiation। ये मत लिखना नॉट इंस्टेंटेनियस, एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में बस स्पॉन्टेनियस लिखना, मैंने आपको याद दिलाने के लिए लिखा है। हाफ लाइफ क्या होता है? हाँ हाफ लाइफ, मेरी उम्र कितनी उम्र कैसे बता सकता हूँ? रेडियो एक्टिविटी हाफ लाइफ नहीं समझा नहीं मैं, फिर से बोलो। हाँ इसको टाइम लगा, फिर वो अपने आप ब्रेक हो गया। ये एक ये जो भी बात तुम बोल रही हो एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, हमारा कोई जोर नहीं है, वो कब क्या करेगा मैं कुछ नहीं पता। आप समझे? ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, एक प्योर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है। हम बस चांस बोल सकते हैं कि ये हो सकता है, तुम्हारे कहने से ना कहने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कब क्या करेगा, क्या एमिट करेगा, हमें कुछ नहीं पता। हाँ गामा रेडिएशन के पास वो एनर्जी होगी, वो कर दे। कहां पर? ये जब एमिट होंगे ना, एक बात ये जब एमिट हो, इसके साथ एसोसिएटेड और भी कुछ पार्टिकल्स होते
वो हमें बाद में पता चला। अच्छा एक बात और, यहाँ से जो एनर्जी आई, ये जो लाइट एनर्जी है, ये किसी एक लाइन में पाथ में ट्रेवल हो क्या गई क्या? अरे ये फैल रही है ना। हाँ तो सिल्वर का प्लेट रहेगा, वो अफेक्टेड हुआ है। हाँ तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो है। कहा कौन बोला इसको पार्टिकल रेडिएशन दिखाइए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो इतने सारे क्वेश्चन जब आ गए मन में, तो एक चार्ट बना लो, अल्फा क्या है, बीटा क्या है और गामा क्या है। जब मेरा लिखो प्रॉपर्टी। बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं चार्ज की बात करूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं था। अच्छा, अमाउंट ऑफ चार्ज 2 यूनिट, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका चार्ज इक्वल था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका कोई चार्ज नहीं है। कुछ समझे क्या? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और उसका यूनिट ऑफ चार्ज, अमाउंट कितना है चार्ज का, वो 2 यूनिट। 1 यूनिट चार्ज में किसको बोल रहा हूँ, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये कितना चार्ज रखता है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम पॉजिटिव। और ये कितना रखता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है मैंने, उसका साइन नेगेटिव है, और ये मैंने पॉजिटिव चार्ज लिख दिया है, और ये उसका वैल्यू है, +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अच्छा मास 4 यूनिट्स, एटॉमिक मास यूनिट 4 यूनिट, 4 mu। मत बात करो आपस में, इसका मास है 4 mu, और ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास है और इसका मास सेम है, इसका कोई मास नहीं है। तो समझी? अच्छा इसको देखकर, मत लिख हिंदू, इसको देखकर अल्फा को हम डिजिग्नेट करें, अल्फा है क्या। बीटा देख के मैं समझ गया, बीटा एक ऐसा पार्टिकल है, बीटा एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, और जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। इनफैक्ट बीटा एक इलेक्ट्रॉन ही है, बीटा एक इलेक्ट्रॉन ही है, जिसका कोई मास नहीं है, लेकिन जिसका चार्ज। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि बीटा तो न्यूक्लियस से निकला था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रह नहीं सकता। बीटा एक इलेक्ट्रॉन ही है, जब ये न्यूक्लियस के अंदर है तो ये बीटा है, आउटर वर्ल्ड में ये इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस के अंदर ये बीटा रहता है, आउटर वर्ल्ड में इसी को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रह नहीं सकता, ये बाहर आ जाता है न्यूट्रॉन से। हाँ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में प्रोटॉन स्टेबल होते हैं, न्यूट्रॉन्स अनस्टेबल होते हैं, न्यूट्रॉन्स ब्रेक करते हैं। आ रहे हैं बीटा। अब सुनिए इधर, इसको देखकर आप क्या समझ सकते हैं, अल्फा का मास कितना है, 4, और चार्ज कितना है, 2। कुछ समझ सकते हो पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हो, हीलियम। अच्छा हीलियम एक ऐसा एटम है प्रत्युष, जिसका 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन, इसका मास नंबर कितना हो गया, 4। न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, मतलब बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसको मैं क्या बोलूंगा, हीलियम। तू एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले, तो इस पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। तुम एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो, तो इस पे चार्ज क्या आएगा। मैंने इसको कितनी बार आयोनाइज किया, हीलियम को 2 बार। मैं इसको बोल सकता हूँ डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। इसको कहने के लिए हम बोलेंगे अल्फा को डबली आयोनाइज्ड, या डबली आयोनाइज्ड हीलियम। और इसको हम क्या मानकर चलेंगे, बीटा पार्टिकल एक, दरअसल ये एक इलेक्ट्रॉन ही।
जो अंदर बीटा है बाहर जगत में इलेक्ट्रॉन के नाम से फेमस। डब्ल्यू आयोनाइज हीलियम को मैं ऐसे लिख रहा हूं He++। बाबू समझी? चार्ज हो गया, मास हो गया, स्पीड, इसकी स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर है, इसकी स्पीड लाइट के स्पीड से कम, लेस देन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, लेस देन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, लेस देन इक्वल टू स्पीड ऑफ, और इसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के 1/10 टाइम्स। पेनिट्रेटिंग पावर, एकदम कंपैरिजन आता है, एकदम प्लेन क्वेश्चन। कंपेयर अल्फा बीटा गामा इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर, 2 मार्क्स का। कंपेयर अल्फा बीटा गामा इन टर्म्स ऑफ आयनाइजिंग पावर। ऐ शॉर्ट बात मत बोलो, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका होगा? गामा का हाईएस्ट, इसका इंटरमीडिएट, और इसका लोएस्ट। मतलब अगर रेडियो एक्टिविटी हो रही है, अल्फा को एमिट करने के लिए मैं थिन शीट लूंगा, बीटा को एमिट करने के लिए थोड़ी थिक शीट लूंगा, ये थोड़ी थिक शीट लूंगा, ये अल्फा रुक जाएगा, ये बीटा, यहाँ अल्फा बीटा गामा तीनों थे, यहाँ अल्फा रुक गया, यहाँ बीटा गामा, ये बीटा रुक जाएगा, और यहां मैं क्या लूंगा, एक बहुत मोटी सी थिक बना लेना, यहाँ गामा रुक जाएगा। नहीं समझी? मत बनाना बहुत गंदा डायग्राम। पेनिट्रेटिंग पावर के बाद आयोनाइज, अच्छा काइनेटिक एनर्जी, ये बताइए काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? गामा की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इस अल्फा की काइनेटिक एनर्जी, गामा का तो मास ही नहीं, सबसे ज्यादा मास उसका है। अच्छा प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास से कितना गुना ज्यादा भारी है? एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास से कितना गुना भारी है? 1837 टाइम्स। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रेशियो लिखा ना। मास ऑफ प्रोटॉन कितना था? 1.6725 इंटू 10⁻⁻27, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था 9.1038 9.3108 इंटू 10⁻31 kg। इसको सॉल्व करना और ये आएगा 1837 टाइम्स। मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स भारी है। बीटा क्या है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन अल्फा क्या है? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। अल्फा क्या है? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। मतलब अल्फा का मास बीटा के मास से बहुत भारी है। तो किसका मास? इसका मास डोमिनेट हो गया ना, इसका मास बहुत ज्यादा है, और इसकी स्पीड c/10 है। जब इसका काइनेटिक एनर्जी निकाला तो ये काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट है, इसकी तो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। इसका क्या होगा? इंटरमीडिएट। ये बात समझे? बाकी चार इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी के बेसिस में ही होंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज हाईएस्ट। हाँ, गामा बॉडी में पेनिट्रेट कर जाता है, इसका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, ये बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर तक जाके काम कर देगा, और इसको अगर बॉडी में देंगे तो स्किन को जला के छोड़ देगा। अच्छा ये हाईएस्ट, ये इंटरमीडिएट, और ये मीन, इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अगर मैं किसी गैस से इसको पास कराऊं, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो इसका हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट का ज्यादा होगा। हाँ, हीटिंग इफेक्ट हाईएस्ट, ये हाईएस्ट इंटरमीडिएट नहीं है। अच्छा डेंजरस इफेक्ट,
हमारे बॉडी में इसका कांटेक्ट जला देगा हमें, लेकिन ये नहीं जलाए। या फिर ऐसे लिखते हैं बायोलॉजिकल डैमेज, ज्यादा होगा कम, हीटिंग इफेक्ट, अच्छा आयनाइजिंग पावर, इसका ये स्किन को जला देगा। इफेक्ट ऑन स्किन, इफेक्ट ऑन स्किन, इसका इफेक्ट ऑन स्किन ज्यादा है क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। नहीं नहीं, वो अंदर तक जाके सेल को डैमेज। आयनाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? आयनाइजिंग पावर का क्या मतलब है? आयनाइजिंग पावर का क्या मतलब है? भूल गए ना? इतने इनोसेंट हो। हाँ, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, हमने पढ़ा था आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास? अल्फा के पास। तो वो एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। किसका आयनाइजेशन पावर होगा हाईएस्ट? ये इंटरमीडिएट। इफेक्ट ऑन फोटोग्राफी प्लेट, इफेक्ट ऑन फोटोग्राफी प्लेट, किसका फोटोग्राफी प्लेट, इसके पास एनर्जी क्या है सबसे ज्यादा? इसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा, ये कम, फिर ये। अब क्या बचा? सारे हो गए। सिल्वर ब्रोमाइड को ब्रेक करने के लिए बस एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कैरी करता है ना, वो एनर्जी है। अब वो जो टारगेटेड सेल्स होते हैं जो एक्सप्लोड कर रहे हैं, वो एनर्जी जाके उस सेल्स को खराब कर देती है। जो कैंसरस ग्रोथ है या ट्यूमर है, वो टारगेटेड एनर्जी वहां पे दी जाती है जिससे वो सेल डैमेज हो जाए। हाँ, देख, अभी हम पढ़ रहे हैं अल्फा, बीटा, गामा एमिशन एंड ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगर एक एटम है ए, अल्फा एमिशन की बात करूं मैं, अगर एक एटम मेरे पास एक्स, इसका मास नंबर है ए और इसका एटॉमिक नंबर है जेड, ये एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया तो ये वाई बन जाएगा। वाई का मास नंबर कितना कम हो जाएगा? 4, और इसका एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा 2। और प्लस हम ये क्या लिखेंगे? हीलियम, हीलियम ही था ना ये। हीलियम का मास नंबर कितना होता है? 4, और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। यही हमारा अल्फा पार्टिकल, ये हमारा अल्फा पार्टिकल है। अच्छा, अगर मैं थोरियम लेता हूं, नहीं अगर मैं रेडियम लेता हूं, रेडियम 228, 88, ये रेडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल लास्ट में लिखते हैं। पीरियोडिक टेबल में क्या चेंज आएगा? एक्स के बाद अगर वाई बना, एक्स का एटॉमिक नंबर कितना? जेड, और वाई का एटॉमिक नंबर कितना? Z-2। अच्छा, अब 10 हो गए। ये मॉडर्न और मेंडलीफ दोनों नंबर आपको पता होना चाहिए। ये नंबरिंग कैसे की हुई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, अब ये 13 तक जाएगा। ये जो 8 है, ये 3 8 होते हैं, ये 9, ये 10। फिर ये कितना हो जाएगा? 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये भी मॉडर्न लिख रहे हैं। 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा, अगर इसको मेंडलीफ में लिखेंगे, ओए इधर देख, अगर इसको मेंडलीफ में लिखेंगे तो ये वाला है 1B, और ये जो 12 है ये है 2B, और ये जो 3 है ये है 8। ये है 1A, ये है 2A, ये कितना है? 3A, 4A, 5A,
6 है, 7 है, और ये 8 और 0। क्वेश्चन आएगा, देखो कैसे। ये कितना है 1B, और ये कितना है 2B, ये कितना है 3B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ऐसे, और फिर ये 8। क्वेश्चन क्या आया, एक एलिमेंट एक्स अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, एक्स का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में है ग्रुप 6 ए, एक्स का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 6 ए है, तो वाई का पोजीशन कहां होगा, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, ये क्या एमिट कर रहा है, ये क्या एमिट कर रहा है अल्फा, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, ये चेंज होके कहां जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा, ये होगा वाई। एग्जाम में क्या लिखोगे, टू ग्रुप्स, ये लेफ्ट है कि राइट गया है, टू ग्रुप्स लेफ्ट, इसका पोजीशन होगा, ये बात समझे। अच्छा, तो ये जो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ लिखा है मैंने, ये मैं नीचे लिख रहा हूं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछू क्या, एक एलिमेंट है, वही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता, बस इतना ही आता, देख लो, इसको वर्ड्स में लिख रहा हूं। व्हेन एन एटम emits an alpha particle, the daughter element, the daughter element is two group, हाँ, is two group left of the periodic table, then the position of x, लिखिए इसको, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अल्फा एमिट होने से क्या चेंज होता है, तो क्या लिखोगे, मास नंबर इज डिक्रीज बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2। तो समझी, नहीं समझी ना, ड्यूरिंग ड्यूरिंग एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, atomic number decreases by 2, this is alpha emission and group displacement। हाँ, नहीं, स्टेबल एटम को अफेक्ट कराने के लिए हमें न्यूट्रॉन से हिट करना पड़ेगा, न्यूक्लियस अफेक्ट गामा से नहीं होता है, बस बात करो। अच्छा, अगर बीटा एमिशन हो रहा है, अगर बीटा एमिशन हो रहा है, तो एक्स ए जेड, एक्स जब बीटा एमिट करेगा, तो ये मैं लिख रहा हूँ बीटा, ये ऐसे लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन मास 0 है, चार्ज -1, ये हमारा बीटा पार्टिकल है। अच्छा, ये जेड जेड प्लस 1 हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक न्यूक्लियस में से कुछ बाहर आ रहा है और उसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया, ये इसके पहले मैंने क्या कहा, अल्फा बाहर आ रहा है, तो मास नंबर 2 कम हो गया और एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया, अंडरस्टूड था, कुछ बाहर आ रहा है तो कुछ कम होगा, लेकिन ये कुछ बाहर आ गया और फिर कोई वैल्यू बढ़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये वियर्डनेस समझ आई आपको, इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाए, ये कैसे होता है वो अभी दिखा रहा हूं मैं। अच्छा, अगर एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया, तो जब एक्स एमिट करेगा, तो जो वाई होगा वन पोजिशन वो वन पोजिशन राइट में होगा, अगर वो यहाँ है 13 में, तो वो 14 में आ जाएगा। तो when an atom emits an beta particle, the daughter element is one group, sorry, हाँ, one group right of the periodic table than the position of x during emission of an beta particle, mass number remains same, mass number remains same। अब आप ये मत सोचना कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स से पढ़ रहे हैं। एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1,
बाबू समझी, समझी, लिखो वही रहे। तो अगर गामा एमिशन हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे अपने लोग, एक्स स्टार, ये एक्स ही रहेगा, ए और जेड वही रहेगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, गामा। ये रेडिएशन है। इसमें ज्यादा लिखना ही नहीं है, कोई चेंज ही नहीं है, बस बस इतना लिख लेना। और नीचे नोट कर लेना, नो चेंज इन एटॉमिक नंबर, नो चेंज इन मास नंबर, नो चेंज इन पीरियोडिक टेबल, नो चेंज, नो चेंज इन मास नंबर, एटॉमिक नंबर, एंड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, एंड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। हाँ, क्योंकि इसके पास थोड़ी ज्यादा एनर्जी है, वो गामा एनर्जी एमिट करके एनर्जी लूज कर, एस्टेरिक देना मतलब उसके पास हायर एनर्जी। एस्टेरिक मत बात कर यार, एस्टेरिक रिप्रेजेंट्स हायर एनर्जी स्टेट, हायर हायर एनर्जी स्टेट। हाँ, फोटोन नहीं निकलते, सही बोले।